हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा का अध्ययन कर रहे थे, चल रही थी लास्ट क्लास हमारी। तो इसमें हम कुछ अन्य जो शासक हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है मित्रों, तो बाउक के बारे में हम इस क्लास से शुरू करते हैं। 1837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई गई बाउक के द्वारा, जिसमें उसने अपने वंश का वर्णन किया है। किसने? बाउक ने। ठीक है, और इसी प्रशस्ति से ये भी पता लगा है, ये जानकारी मिलती है कि बाउक ने राजा मयूर को परास्त किया था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रशस्ति के माध्यम से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि प्रतिहार इस वंश से संबंधित जो इतिहास की जानकारियां हैं वो कम प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति से केवल इतनी ही जानकारी मिल पाती है कि 1837 में इसको लगवाया गया विष्णु मंदिर में बाउक के द्वारा, और इसी प्रशस्ति के माध्यम से ये भी पता जानकारी मिलती है कि इसने राजा मयूर को पराजित किया था। इसके बाद बाउक का प्रतिहार वंश का जो शासक था, या बाउक के बाद जो उत्तराधिकारी था वो था कक्कुक। कौन था? कक्कुक था। ठीक है, ये बाउक का सौतेला भाई था। कक्कुक बाउक का सौतेला भाई था। इसने 2 स्तंभों का निर्माण करवाया, और ये दोनों स्तंभ जोधपुर के मंडौर और रोहिस्कूप नगर में स्थित है। ठीक है मित्रों, कहाँ कहाँ स्थित है? मंडौर और जोधपुर, रोहिस्कूप नगर में स्थित है। दोनों जोधपुर में है। इसने विक्रम संवत 861 ईस्वी या 918 ईस्वी में 2 शिलालेख और लगवाए। इन शिलालेखों को क्या कहा जाता है? घटियाला लेख कहा जाता है। घटियाला शिलालेख कहा जाता है। घटियाला शिलालेखों को किसने लगवाया? कक्कुक ने। कब? विक्रम संवत 861 ईस्वी में या 918 ईस्वी में। और यही शिलालेख है जो हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। ठीक है मित्रों, इस प्रथम शिलालेख के अनुसार कक्कुक को मरु प्रदेश, मांड प्रदेश, त्रिवेणी, अज जो कि एमपी में है के लोग इसने ही मानते थे। जो 2 शिलालेख लगवाए हैं कक्कुक ने, इन 2 शिलालेखों के आधार पर मरु प्रदेश के लोग, मांड प्रदेश की प्रजा और त्रिवेणी और अज की प्रजा कक्कुक को इसने ही मानती थी। तथा दूसरा जो शिलालेख है, इस दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि कक्कुक ने रोहिस्कूप नगर को अमीरों के उपद्रव से मुक्त कराया था। किनके उपद्रव से? अमीरों के उपद्रव से मुक्त कराया था। कक्कुक के शासनकाल को व्यापारिक वृद्धि का काल कहा जाता है। कक्कुक के जो शासनकाल था, इस शासनकाल को व्यापार की वृद्धि का समय या व्यापार की वृद्धि का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने व्यापारियों को अधिक शरण दी थी। ठीक है मित्रों, क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसने व्यापारियों को अधिक शरण दी थी, इसलिए कक्कुक के शासनकाल में व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। क्यों? कि जब स्वाभाविक है कि व्यापारियों को शरण दी जाएगी या व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाएगा व्यापार को, तो वो व्यापार तरक्की करेगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि ठीक है, इसने अपने शासनकाल में व्यापारियों को संरक्षण दिया। ठीक है मित्रों, संरक्षण दिया किसने? कक्कुक ने। इसलिए इसके शासनकाल में व्यापारिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है मित्रों, इसने अपने शासनकाल में महाजन यानी व्यापारियों को अधिक संरक्षण दिया था, इसलिए व्यापार में वृद्धि हुई। यह व्यापार वृद्धि का काल माना जाता है। इसके शासन के बाद मंडौर के जो प्रतिहार थे, इनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। कक्कुक के शासनकाल के बाद मंडौर के जो शासक थे, इनके बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन 12वीं सदी के शुरुआत तक आते आते मंडौर के आसपास के क्षेत्र पर चौहानों का अधिकार हो गया। लेकिन अभी तक
यानी प्रतिहारों का जो शासन था वो मंडौर मेड़ता तक जो पहुंचा था, और पश्चिमोत्तर राजस्थान तक जो पहुंचा था वह शासन केवल मंडौर तक ही सीमित रह गया और उसके आसपास के क्षेत्रों पर चौहानों का शासन हो गया। ठीक है मित्रों। लेकिन इस समय जो मंडौर दुर्ग था उस दुर्ग पर ही प्रतिहारों का कब्जा था, या वो उसी दुर्ग तक ही अपना शासन था। 1395 ईस्वी में इंदा प्रतिहार, जो इस प्रतिहार मंडौर शाखा के जो क्षत्रिय प्रतिहार थे, इस प्रतिहार शाखा मंडौर प्रतिहार शाखा के में इंदा प्रतिहार शाखा के संस्थापक थे। इंदा प्रतिहार ने तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए या तुर्कों के आक्रमण से रक्षित रहने के लिए, रक्षा करवाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा राठौड़ से किया। कब? 1395 में। और मंडौर को दहेज में दे दिया। मंडौर को दहेज में दे दिया। अब इसी के साथ ही यहाँ से इस मंडौर शाखा के शासकों का या प्रतिहारों का राजनीतिक विस्तार का इतिहास समाप्त हो जाता है। यानी यहाँ से इस मंडौर शाखा का जो शासन था ये पतन की ओर बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों। कब से? इंदा प्रतिहार ने जब अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा राठौड़ से किया और मंडौर को दहेज में दे दिया। तो यहाँ से इन शासकों का या मंडौर शाखा का राजनीतिक विस्तार समाप्त होता है, साम्राज्य समाप्त होता है। अब मैं आपको मंडौर के शाखा के शासकों से जुड़ी प्रमुख बातों के बारे में बताता हूँ। मंडौर शाखा के शासकों से जुड़ी प्रमुख बातें। ठीक है, देखिए कक्कुक को प्रतिहार राजवंश का दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानवीर कहा जाता है। इस शाखा या इस वंश से संबंधित कोई पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाती, लेकिन जो जानकारी है वो उस जानकारी के आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि इस वंश का शासन या इस वंश के शासक बड़े वीर थे, क्योंकि जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी से महाभारत काल का मेल खाता है। ठीक है, तो इस राजवंश का या प्रतिहार राजवंश का जो दानवीर है वो किसको कहा जाता है? कक्कुक को। किसको कहा जाता है? कक्कुक को कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अगोतन सूरी जो कि कवि थे, अगोतन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवल्ले माला में इसे कर्ण का नाम दिया है। कर्ण प्रतिहार वंश का कर्ण माना है इसे कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण माना है। ठीक है मित्रों, किसको माना है? कक्कुक को। किसने? अपने जो अगोतन सूरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, एक कवि थे कुवल्लेमाला, जिसमें इस कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण माना है ये, और दानवीर भी कहा जाता है इसे। इसके बाद भद्राणी के पुत्र हरिचंद्र और हरिश्चंद्र, जो कि इस प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, आदि पुरुष थे। इनके दो रानियां थी, एक छत्राणी प्रतिहार वंश से थी, जो इस छत्राणी प्रतिहार वंश की जो छत्राणी थी, तो जो छत्राणी से जो उत्पन्न हुई संतान वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए, और अगोतन दूसरी विवाह एक ब्राह्मण वंश से थी, तो वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। ठीक है मित्रों। तो भद्राणी के पुत्र भोगभट्ट और भद्राणी के पुत्र भोगभट्ट, कक और दह,
कक और दह, इन तीनों ने अपने जीवन का अंतिम समय, अपने जीवन का अंतिम समय हिमालय की तलहटियों में, अपने जीवन का अंतिम समय हिमालय की तलहटियों में जीवन की मुक्ति के लिए बिताया। किसके लिए बिताया? जीवन की मुक्ति के लिए बिताया। ठीक है मित्रों, किन किनों ने? भोगभट्ट ने, कक ने और दह ने। ये किसके पुत्र थे? हरिचंद के दूसरी पत्नी भद्राणी के पुत्र थे। ठीक है, इसका प्रमाण, अब इन्होंने तलहटियों में जीवन बिताया, इसका प्रमाण जिनसेन सूरी के महाकाव्य हरिवंश से मिलता है। इसका प्रमाण जिनसेन सूरी के महाकाव्य के हरिचंद महाकाव्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हरिचंद सूरी के महाकाव्य से प्राप्त होती है। ठीक है, से होता है। मिलता है। ठीक है मित्रों, कि इन तीनों भाइयों ने अपना जीवन हिमालय की तलहटियों में बिताया जीवन मुक्ति के लिए। इसका प्रमाण जिनसेन के महाकाव्य हरिचंद से प्राप्त होता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरिश्चंद्र को या हरिचंद को गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है मित्रों, जबकि रज्जिल जो था उसे मंडोर शाखा का संस्थापक कहा जाता है। मंडोर शाखा का संस्थापक किसको कहा जाता है? रज्जिल को। किसको कहा जाता है मित्रों? रज्जिल को कहा जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक या आदि पुरुष या इसके संस्थापक तो कौन थे? हरिश्चंद्र या हरिचंद्र थे। लेकिन मंडोर शाखा या मंडोर में जो इस शाखा की स्थापना की या शुरुआत की वो थे रज्जिल। तो मंडोर शाखा के संस्थापक किसको कहा जाता है? रज्जिल को कहा जाता है। ठीक है, मंडोर शाखा के राजा तट प्रतिहार ने, मंडोर शाखा के राजा थे, इस शाखा के राजा तट ने 600 ईस्वी में जल में बैठकर भगवान शिव की आराधना की और इसी जल में समाधि ले ली। इसी जल में समाधि ले ली। ठीक है मित्रों, इसी वंश में एक राजा हुए, राजा तट। इन्होंने 600 ईस्वी में भगवान शिव की आराधना जल में बैठकर की और अंत में इसी जल में इन्होंने समाधि ले ली, संन्यास ग्रहण किया और जब संन्यास ग्रहण करके इन्होंने इस जल में भगवान शिव की आराधना की और अंत में इन्होंने इसी जल में समाधि ले ली। ठीक है, अब देखिए महाभारत से संबंधित कुछ यानी इसका
जो महाभारत काल में जो घटित हुआ कि जो वहाँ धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, जिसके कारण राजा को पांडु को राजा बनाया गया, और जब राजा पांडु को रोग के कारण या किसी श्राप के कारण जंगल में मृत्यु हो गई, तो फिर वापस शासक किसके हाथों में आ गया? धृतराष्ट्र के हाथों में आ गया। बाद में धृतराष्ट्र ने पुत्र महत्वाकांक्षा के चलते राज्य का बंटवारा किया, लेकिन दुर्योधन को ये मंजूर नहीं था, जिसके चलते महाभारत हुआ। लेकिन यहाँ ऐसा, इस वंश में ऐसा नहीं हुआ, इस काल में ऐसा नहीं हुआ। जब राजा तट ने जल समाधि ली, तो उससे पहले राजा तट ने अपना उत्तराधिकारी अपने अनुज को समाधि लेने से पहले या संन्यास लेने से पूर्व या संन्यास से पूर्व राजा तट ने अपने अनुज भोग भट्ट को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है मित्रों, किसको बनाया राजा तट ने अपना उत्तराधिकारी? अपने अनुज भोग भट्ट को, जो संन्यास से पूर्व। अब देखिए जो रोचक बात आई है हमारी इस वंश से संबंधित, वो क्या है कि भोग भट्ट राजा तट के बाद शासक बना इस शाखा का, लेकिन भोग भट्ट ने भी आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का निर्णय लिया कि वो आजीवन कैसा रहेगा? ब्रह्मचारी रहेगा, इस ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेगा। ठीक है मित्रों, तथा इसने मणिनगरी में वैराग्य धारण करते हुए भोग भट्ट ने मणिनगरी में वैराग्य धारण किया यानी सन्यासी बन गया। कौन? भोग भट्ट भी मणिनगरी में इसने अब सन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, मणिनगरी में इसने वैराग्य सन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है मित्रों, और सन्यास ग्रहण करने से पूर्व, वैराग्य से पूर्व इसने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, वैराग्य से पूर्व अपना उत्तराधिकारी राजा तट का पुत्र यानी अपने बड़े भाई का पुत्र राजा तट का पुत्र यशोवर्धन को राजा तट के पुत्र यशोवर्धन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है मित्रों, यानी वापिस शासन किसके हाथों में पहुंच गया? राजा तट के वंशज के हाथों में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि भोग भट्ट ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया और इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इसलिए कहा जा सकता है भोग भट्ट के बारे में, या भोग भट्ट को इस वंश का मंडौर शाखा के प्रतिहारों का भीष्म पितामह कहा जा सकता है। भीष्म पितामह
कहा जाता है या कहा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि महाभारत काल में कुरुवंश में भी देवव्रत ने भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, और वो भी किसके लिए? कि शासन के लिए लड़ाई न हो। और ये इसी का अनुसरण करते हुए भोगभट्ट ने भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत का पालन किया, ताकि शासन के लिए लड़ाई न हो। और जब उन्होंने वैराग्य धारण किया मरणी नगरी में, तो उससे पूर्व अपना उत्तराधिकारी राजा तट का पुत्र यशोवर्धन को नियुक्त किया, बनाया। ठीक है, यशोवर्धन ने भागवत धर्म को, यह पहला शासक था इस शाखा का जिसने भागवत धर्म का संरक्षण दिया। यशोवर्धन ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, तथा मंडोर नगरी में जलापूर्ति की सर्वाधिक, यशोवर्धन ने मंडोर में सबसे अधिक जल आपूर्ति के लिए तालाब और कुएं बनवाए। किसने? यशोवर्धन ने जल आपूर्ति के लिए सबसे अधिक तालाब और कुएं बनवाए, तथा सूर्यकुंड की स्थापना की और गायों के संरक्षण के लिए गौसेवा समिति का गठन किया। किसने? यशोवर्धन ने। ठीक है मित्रों, यानी इसने मंडोर शाखा में जल आपूर्ति के लिए तो काफी संख्या में तालाब और कुएं बनवाए, तथा मंडोर में सूर्य कुंड की स्थापना की और गायों के संरक्षण के लिए गौसेवा समिति का गठन किया, गौशाला समिति का गठन किया। ठीक है मित्रों, तो ये था मंडोर शाखा और मंडोर शाखा के शासकों के बारे से जुड़ी प्रमुख बातें। इस तरह हमारी इस क्लास में ये मंडोर शाखा पूरी हुई। अगली क्लास में हम भीनमाल या जालौर की शाखा की शुरुआत करेंगे। ठीक है मित्रों, जानकारी इस वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।